हेलो बच्चों, कैसे हो। पिछले लेक्चर में हम लोग नॉन कंडक्टिंग एंड कंडक्टिंग के कारण, कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का डिस्कशन किए थे। उसमें नॉन कंडक्टिंग प्लेट या शीट के लिए आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कंडक्टिंग के लिए आया था सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। तो बोला था कि थोड़ा सा सोचना इस पे कि दोनों का सिग्मा सेम है, उसके बावजूद भी यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आधा है या वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका डबल है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डबल है तो सेम एरिया में फ्लक्स डबल होगा। अगर फ्लक्स डबल है मतलब चार्ज डबल होना चाहिए। यही गॉस लॉ डिस्कशन में आता है कि जो फ्लक्स का हमारा डिस्कशन था कि चार्ज तो डबल होना चाहिए, तभी जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो सकता है। ऐसे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि दोनों सेम नेचर का है। अगर डिफरेंट नेचर का होता है कि एक लाइन है, एक प्लेट है, तो बात अलग था। दोनों इनफाइनाइट प्लेट है, तो दोनों इनफाइनाइट प्लेट है। बेसिक जो ऐसे ज्योमेट्री वाला तो नेचर सेम है। हाँ, ये है कि एक नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग नेचर का है, लेकिन जो प्लेट का ज्योमेट्री है वो तो सेम नेचर का है। दोनों इनफाइनाइट प्लेट है, तो दोनों जब इनफाइनाइट प्लेट है और इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हाफ है, इसका मतलब चार्ज भी डबल हाफ रहा होगा। और ध्यान से देखो तो ऐसा हुआ है। इस पे अगर चार्ज Q1 माने और इस पे चार्ज Q2 माने, क्या दोनों चार्ज बराबर है? सिग्मा दोनों बराबर है, लेकिन ध्यान देना चार्ज बराबर नहीं है। अगर इसका एरिया प्लेट एरिया है तो यहाँ जो चार्ज होगा सिग्मा इंटू ए होगा, सिग्मा इंटू एरिया। ये पूरे सिंगल लेयर में फैला हुआ है। यहाँ सिंगल लेयर में नहीं है, एक लेयर इसका है एरिया का, एक लेयर इसका है, तो टोटल 2A एरिया में फैला हुआ है। एक इधर का एरिया है, एक इधर का एरिया है, तो टोटल चार्ज यहाँ कितना होगा? सिग्मा इंटू 2A, 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा मतलब 2Q1। अब देखो क्लियर हो रहा होगा। चार्ज डबल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल होना चाहिए। तो यहाँ चूंकि चार्ज ही डबल है, सिग्मा बराबर है, चार्ज डेंसिटी बराबर है, चार्ज बराबर नहीं है, तो ध्यान रखोगे ये पूछा जाता है डिस्कशन में। तो दो इसका इसमें चार्ज जो है उसके कंपेयर में डबल है। जब चार्ज डबल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? डबल होगा। अब देखो लाइंस के तरफ, अब ये चार्ज से फिर लाइंस पे आ जाते हैं। ठीक है, ये नॉन कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग है। यहाँ तो चार्ज इस पे Q होगा, तो इस पे इधर Q होगा, इधर Q होगा, टोटल 2Q होगा। तो अगर ये मान लो 10 लाइन दे रहा है तो टोटल 20 लाइन देगा। अब बराबर कैसे वो भी देख लो। ये 10 लाइन देगा तो 5 लाइन तो उधर ना जाएगा, 3 4 5, अब 5 लाइन इधर जाएगा, उसी में से तो लाइन बंटवारा होना है ना। तो 10 लाइन दिया तो 5 उधर गया और 5 इधर गया, तो टोटल लाइन यहाँ 5 रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। यहाँ पे ये Q चाहिए, Q 10 लाइन दिया, ये भी Q 10 देगा, ये भी Q 10 देगा, टोटल 20 लाइन देगा। इधर 10 निकलेगा, इधर 10 निकलेगा। ये Q चार्ज का जो लाइन से केवल इधर ही जा रहा है। यहाँ इस Q चार्ज का लाइन आधा उधर गया था, आधा इधर गया था, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ उसका आधा होता है। तो यहाँ जो टोटल लाइन्स निकलेगा Q चार्ज 10 निकलेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये 5 निकला तो 10 निकलेगा। रिलेटिव डिस्कशन होता है, इधर भी 10 निकलेगा। ऐसे सिमेट्रिकली रहेगा। और दोनों सेपरेट है, यानी कि एक दूसरे के लाइंस को रिपेल वगैरह कर रहे हैं। ये अलग है, वो अलग डिस्कशन है। बोर्ड में उतना जगह तो है नहीं कि एकदम सेपरेट करके दिखाया जाए तुमको। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी E1 है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी E2 है, तो E2 जो है कितना होगा? 2E1 होगा क्या? तो जो E2 का वैल्यू कितना होगा? 2E1 के बराबर होगा। E2 का वैल्यू कितना होगा? 2E1। जो चूंकि नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ डबल है, इसके कंपेयर में चार्ज डबल होने का नंबर ऑफ लाइन डबल हुआ, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होता है। तो इसी कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होता है सेम सिग्मा पे, क्योंकि यहाँ चार्ज डबल हो जाता है। तो ध्यान रखोगे सिग्मा सेम है, चार्ज सेम नहीं है, चार्ज डबल है। जब चार्ज डबल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल होगा। तो ध्यान रखोगे बेसिक डिस्कशन, और ये क्वेश्चन वगैरह में जरूरत पड़ जाता है। नोट डाउन कर लो। आगे बात करते हैं, डिस्कशन किया था कि जो ये नॉन कंडक्टिंग वाला, जैसे कंडक्टिंग वाला, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अब बाहर में ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन होता है, यहाँ बाहर में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होता है, लेकिन अंदर में तो 0 नहीं ना होगा, अंदर में कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, क्योंकि चार्ज है। यहाँ पे आधा वाला नहीं कर सकते थे, जैसे सिलेंडर वाला निकाला था, ऐसे सिलेंडर लिया था, जितना दूरी इधर उतनी दूरी इधर। यहाँ 2 डिस्कशन बताया था कि पूरा ऐसे सिलेंडर भी ले सकते हो या आधा सिलेंडर लेके भी कर सकते हो, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो आधा का लेके करोगे तभी तुम्हारा डिस्कशन हो जाएगा। अब दोनों कराया था मैं, ये पूरा भी दोनों तरफ लेके किया था, पिछले लेक्चर में किया हुआ है, और आधा वाला जो था वो भी करवाया था। यहाँ आधा वाला नहीं कर सकते, यहाँ दोनों करना होगा।
तो अगर बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना हो तो कैसे होगा, वही यहाँ पे डिस्कशन करने वाला है। अगला डिस्कशन यही है कि नॉन कंडक्टिंग शीट है, उसके इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड नॉन कंडक्टिंग शीट, तो बाहर में तो वही रहेगा, बाहर का हम लोग निकाल चुके, अंदर का भी निकालना चाह रहे हैं। तो अंदर का निकालना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ, चौड़ा करके दिखा रहा हूँ ताकि डिस्कशन हमारा हो सके आसानी से। तुम इनफाइनाइट है तो कुछ इसका चौड़ाई रहा होगा थिकनेस, तो ये जो मिड पॉइंट है मान लो थिकनेस डी के बराबर है, टोटल थिकनेस जो है कितने के बराबर है टी, तो आधा दूरी इधर आधा दूरी इधर, डी/2 उधर और डी/2 इधर रहेगा। अब यहीं से हम लोग को डिस्कशन में करना है कि यहाँ से दूरी लेंगे, मिड पॉइंट से दूरी लेंगे। तो ध्यान रखो यहाँ जो फॉर्मूला बनने वाला है, जो बीच वाला जो प्लेन होगा ये प्लेन भी रहेगा, उससे दूरी है परपेंडिकुलर दूरी। तो मान लो यहाँ पर निकालना, पूरे में चार्ज डेंसिटी है, तो पूरे में चार्ज फैला हुआ है, पूरे में चार्ज फैला हुआ है, पूरे में चार्ज फैला हुआ है। अब यहाँ पूरे वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ है, तो इसको हम लोग रो से कर सकते हैं, इसको सिग्मा से रिलेट करूंगा। एक्चुअली रो और सिग्मा में रिलेशन निकाल सकते हो कि प्लेन में जब बाहर में था तो हम लोग सिग्मा पे डिस्कस किए थे और प्लेन वाला डिस्कशन था, अंदर में होगा तो हम लोग सिग्मा में भी कन्वर्ट करके फॉर्मूला निकाल दूंगा, और इसको जो डिस्कशन अभी मैं करने वाला रो पे, तो रो को इनको सिग्मा में मैं कन्वर्ट कर दूंगा, और कैसे किया था वो डिस्कशन भी कर दूंगा मैं यहाँ पे। अभी ये क्योंकि ये पूरे वॉल्यूम हो गया, बाहर से हम लोग देख रहे थे तो हम लोग सरफेस का था, जब अंदर में आ गए तो पूरे वॉल्यूम की बात करना पड़ेगा हम लोग को, इसलिए हम लोग रो पे लेना पड़ा। तो रो जो है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, तो रो क्या चाहिए यहाँ पे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, यहाँ पे अंदर में वही सिलिंड्रिकल ही लेके चलेंगे और दोनों तरफ लेना होगा सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकली दोनों तरफ लेना होगा। मान लो यहाँ से दूरी ये x है, यहाँ पे x जो है लेस देन इक्वल टू d/2 है, x जो है क्या है d/2 से छोटा है, इफ कर d/2 से बड़ा होगा तो उसके लिए हम निकाल चुके हैं, आधे दूरी से बड़ा होगा तो सिग्मा बटे ऑप्शन है, और सिग्मा रो में रिलेशन भी बताऊंगा। x लेस देन इक्वल टू d/2 है तब की बात कर रहे हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा सिमेट्री के कारण, तो जो पहले बता चुका हूँ। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया में जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर ऊपर होगा एंगल 90 डिग्री, यहाँ एरिया वेक्टर इधर ही रहेगा, ये ना होगा। अब इस एरिया को मान लो ये के बराबर है, ये जो एरिया है कितने बराबर है, ये के बराबर, फिर डिस्कशन वही होगा E.ds एक कर्व ऑफ सरफेस का प्लस E.ds किसका, प्लेन सरफेस का कितना, Q इनसाइड डिवाइड बाय r0। ये ना डिस्कशन था, तो एक सर्कल में जो लिखते थे वही दो पार्ट में हो गया। तो कर्व वाले में तो जीरो होगा क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, तो कर्व वाले में E इंटू ds इंटू cos 90 कितना होता है, जीरो। प्लेन वाले में E इंटू ds इंटू cos 0। इनक्लोज चार्ज कितना होगा, और E इंटू ds यहाँ दोनों सरफेस का निकालना होगा। इनक्लोज चार्ज देखो डेंसिटी, तो चार्ज पॉइंट वॉल्यूम में रो है, तो पूरा अगर चार्ज निकालना तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे चार्ज पॉइंट लेंथ था तो लेंथ से मल्टीप्लाई किए, चार्ज पॉइंट एरिया था तो एरिया से मल्टीप्लाई किए, तो चार्ज पॉइंट वॉल्यूम होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम तो पता होगा, ये अगर एरिया ए है तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, या पाई आर स्क्वायर एच बोलते हो, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर हुआ वाला एच, एरिया इंटू लेंथ ऑफ सिलेंडर होता है वॉल्यूम। तो लेंथ ऑफ सिलेंडर एक्स है कि 2x है, तो 2x यहाँ पे, तो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू 2x, ये वॉल्यूम हो गया, डिवाइड बाय एप्सिलॉन वैल्यू हुआ। अब इसको देखो कितना आएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बाहर कर लिए, और ds किसका, कर्व सरफेस का, कर्व नहीं प्लेन का ना, कर्व का तो जीरो आ रहा है,
बेस किसका लेना है, प्लेन का, इसका ना लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हो गया, इक्वल टू कितना आ जाएगा 2ρx डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना आ गया 2ρx डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना होगा, क्या 2a होगा, इसका एरिया a और इसका भी एरिया है, तो टोटल एरिया कितना 2a इक्वल टू 2ρx डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से 2a हट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, इधर ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। therefore इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया ρx बाई ρx डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू। इसी को एज ए फॉर्मूला याद रखोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये किसके लिए है, फॉर x लेस देन इक्वल टू, बराबर भी कर सकते हैं जेट सरफेस का। और बाहर के लिए क्या होता है, फॉर x ग्रेटर देन डी बाई टी इक्वल टू यहाँ लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कभी कन्वर्जन हम लोग करेंगे, वहां से भी देखेंगे फॉर्मूला जो होगा हमें बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। तो पहले रो और सिग्मा में कन्वर्जन कर देते हैं, नोट डाउन कर लो, देन कन्वर्जन देखते हैं कि रो और सिग्मा में कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। देखो ये जो डेंसिटी में है रो है, और सरफेस के अकॉर्डिंग मान लेते हैं सिग्मा, मान लेते हैं सरफेस डेंसिटी सिग्मा है और वॉल्यूम डेंसिटी क्या है, रो है। यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन रो एंड रो और सिग्मा में रिलेशन में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब उसके लिए थोड़ा कुछ स्मॉल जो वॉल्यूम वगैरह है उस तरह से करना होगा, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। ये अंदर में भी ले सकते हैं, पूरे सरफेस कहीं ले लो, पूरा कहीं ले लो, यहाँ से यहाँ ऐसे सिलेंडर टाइप से कंसीडर कर लो, या कोई और भी एरिया ले सकते हैं। मान लो सिलेंड्रिकल एरिया ऐसे कुछ एरिया कंसीडर कर रहा हूँ। एरिया जो है पूरा एक प्लेन था इस तरह से, कुछ थिकनेस का, ऐसे कुछ थिकनेस का है, तो उसमें ए एरिया का एक सिलेंडर यहाँ से यहाँ जो दो लेयर हुआ ऐसे, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया का एक सिलेंडर कट के इसी पर डिस्कशन करना है। तो टोटल इसके अंदर चार्ज सिग्मा से निकालो या रो से निकालो, दोनों वैल्यू आना सेम आना चाहिए। तो क्यू सिलेंडर जो होगा दो तरह से निकाल सकते हैं। रो से कितना होगा, रो इनटू वॉल्यूम, ये लेंथ मान लो डी के बराबर है, ये लेंथ कितने बराबर डी, तो डी इंटू एरिया, ये डी है ये वाला एरिया, तो रो डी इंटू एरिया, ये ना वैल्यू होगा, तो वॉल्यूम हो गया। एंड क्यू सिलेंडर सिग्मा से कितना होगा, काम यही किया जाता है कि दोनों से चार्ज निकाल लो और चार्ज को कर लो। अब सिग्मा वाला तो केवल एरिया पे न जाएगा, ये जो एरिया है इस एरिया पे डिस्कशन होगा सिग्मा वाले का। तो एरिया जो ए है इस एरिया पे डिस्कशन है, तो सिग्मा इंटू एरिया ये डिस्कशन होगा, है ना हुआ। तो क्यू सिलेंडर क्या होगा, सिग्मा से सिग्मा इंटू एरिया, और वॉल्यूम से क्या होगा, तो डेंसिटी इंटू ए वॉल्यूम। क्योंकि दोनों बराबर होना चाहिए, सिग्मा इंटू एरिया बराबर होना चाहिए, रो डी इंटू एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल आउट होगा, तो सिग्मा इंटू रो, सिग्मा इक्वल टू रो इंटू डी, यही रिलेशन होगा। वैसे डायमेंशनली देख लो, इस चार्ज पॉइंट वॉल्यूम में, चार्ज पॉइंट वॉल्यूम में लेंथ मल्टीप्लाई कर दी एक तरह से, नीचे वॉल्यूम था तो वॉल्यूम और ऊपर लेंथ हो गया, तो एक टर्म कैंसिल आउट हुआ, तो चार्ज पॉइंट एरिया हो जाएगा क्या, कि वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ। अगर डायमेंशनली बात करोगे तो लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट हो तो बचा चार्ज पॉइंट एरिया। अब इसको इसमें कन्वर्ट कर दोगे तो तुम्हें रिलेशन जो होगा इसके टर्म में भी आ जाएगा। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, रो एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड था रो एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट, फोर एक्स लेस देन इक्वल टू डी बाई टू। इलेक्ट्रिक फील्ड जो था रो एक्स बाई एप्सिलॉन, रो का वैल्यू कितना होगा,
रो का वैल्यू है सिग्मा बाई डी, तो हो जाएगा सिग्मा एक्स बाई डी एप्सिलॉन। यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा के टर्म में, तो सिग्मा के टर्म में वाला वैल्यू होगा। अब देखो एट एक्स इक्वल टू डी बाई टू वैल्यू निकालो, तो एक्स इक्वल टू डी बाई टू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, सिग्मा एक्स का वैल्यू डी बाई टू अपॉन डी एप्सिलॉन होगा। चलो अगले ऊपर कर दे रहा हूँ, हो सकता ना दिख रहा है यहाँ पर, नोट डाउन कर लेना। फॉर एक्स इक्वल टू डी बाई टू पे एग्जैक्ट निकालते हैं, एक्स इक्वल डी बाई टू पे निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा एक्स का वैल्यू डी बाई टू हो गया और डी एप्सिलॉन, डी से डी हट गया तो क्या सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन टू। देखो एग्जैक्टली अंदर वाले फॉर्मूला से हम लोग इस बाउंड्री पर निकाल लेते कितना सिग्मा टू एप्सिलॉन, तो बाहर वाला भी फॉर्मूला यही दे रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा होगा और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया होगा कंटिन्यूटी से। तो जो मैथ में कंटिन्यूटी वगैरह पढ़ते हो कि कंटिन्यूअस ग्राफ है या डिसकंटिन्यूअस है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, एक्स यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ग्राफ वगैरह भी ड्रॉ करने का आता है। देखो वेरिएशन जो है सिग्मा एक्स बाई रो एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा एक्स बाई डी एप्सिलॉन नॉट, ये ना वेरिएशन हो रहा है सिग्मा एक्स बाई डी एप्सिलॉन नॉट, एक्स के साथ लीनियर वेरिएशन, एक्स जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब एग्जैक्टली ये बीचों बीच रहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो होगा, तो एग्जैक्टली बीचों बीच रहना होगा उसके लिए, तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और कैसा वेरिएशन है, ई प्रोपोर्शनल टू एक्स, क्या वाई इक्वल टू एम एक्स का वेरिएशन है, ई प्रोपोर्शनल टू एक्स, यही ना फॉर्मूला होता है वाई इक्वल टू एम एक्स का, लीनियर इक्वेशन जहाँ स्लोप ई वाला होगा, तो शुरू में तो लीनियरली वेरी करेगा कहाँ तक, x इक्वल टू डी बाई टू, उसके बाद क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन, यही इलेक्ट्रिक होगा, लीनियरली वेरी करेगा देन फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये डिस्कशन तुम्हारा हो गया नॉन कंडक्टिंग शीट के अंदर में इनसाइड इलेक्ट्रिक क्या होगा, तो वैल्यू भी हम लोग निकाल लिए, रो सिग्मा में कन्वर्जन भी कर लिए, रो सिग्मा कन्वर्जन या लैम्डा रो कन्वर्जन, लैम्डा सिग्मा कन्वर्जन, तीनों में आपस में कन्वर्जन, ये डिस्कशन में जरूरत पड़ते रहता है। तो काम यही करना होता है कि चार्ज दोनों तरीके से निकाल लो, उन चार्ज को इक्वेट कर दो, तुम्हारा जो वैल्यू है रिलेशन है वो आ जाएगा। ये हम लोग डिस्कशन कर लिए, ग्राफ वगैरह कर लिए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के लिए, स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। यहाँ पे दो डिस्कशन करेंगे, एक हॉलो स्फीयर का पूरे वॉल्यूम में है, सरफेस में इक्वल चार्ज तो हॉलो, और दूसरा सॉलिड स्फीयर जिसमें टोटल वॉल्यूम में होगा। एक बात करेंगे हॉलो स्फीयर और दूसरा बात करेंगे सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर या फिर इसको कंडक्टिंग स्फीयर भी बोल देते हैं, कंडक्टिंग जैसा भी हो वो हॉलो जैसा ही बिहेव करेगा, कंडक्टिंग अगर सॉलिड भी होगा तो, क्योंकि अगर सॉलिड भी हुआ कंडक्टिंग अगर है, ये अगर कंडक्टिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तभी जीरो हो सकता है जब अंदर में कोई चार्ज न, अंदर में चार्ज होगा तो फील्ड आ जाएगा। इस केस में जो चार्ज होता है सारा का सारा उस सरफेस पे होता है, जो भी चार्ज रहेगा, ये हॉलो है या सॉलिड है उसका मतलब नहीं है, हॉलो या सॉलिड दोनों में होगा अगर कंडक्टिंग है तो, नॉन कंडक्टिंग है तब हॉलो की बात करें, सॉलिड का फिर अलग होगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है, अंदर में चार्ज वगैरह आ सकता है, ना कंडक्टिंग में नहीं आता। कंडक्टिंग में सॉलिड हुआ, सॉलिड हो गया तो उसके इसमें अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा अगर सॉलिड है तो, और हॉलो में तो अगर चार्ज रखोगे तो ठीक है, इससे तो नहीं आने वाला। तो ये ऊपर में चार्ज है। अब ये भी देखना होगा कि चार्ज स्टोन यूनिफॉर्म में होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा, ऐसे बात करने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं इनसाइड, इनसाइड पॉइंट मतलब आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर, आर दूरी ले रहे हैं, कैपिटल आर रेडियस हो जाएगा, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर के बराबर। देखो यहाँ ये कैपिटल यहाँ से यहाँ निकालना है, मान लो इस दूरी पे निकालना है, स्मॉल आर कैपिटल आर इसका रेडियस है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है,
चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलवेज स्फीयर है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हम लोग को फाइंड आउट करना है। हमें गॉसियन जो सरफेस है वो कैसा लेंगे, क्योंकि गॉस से डिस्कस कर रहे हैं। तो बताया था कि हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं दो ही कर रहे हैं, या तो स्फीयर या सिलेंडर। अब स्फेरिकल है तो स्फेरिकल में गॉसियन सरफेस पे स्फेरिकल लोगे तभी ना सिमेट्री जैसा मिलेगा, और सिलेंडर ले लोगे तो कभी मिलने वाला है क्या। तो दो जगह स्फेरिकल हम लोग लिए, पॉइंट चार्ज का कि पॉइंट को भी स्फीयर से ही ढकोगे, सिमेट्रिकली ढकेगा, सिलेंडर से तो सिमेट्रिकली नहीं ढकने वाला, और स्फीयर में स्फीयर लेना है। और रेस्ट जो था सब में सिलेंडर था, लाइन चार्ज में सिलेंडर था, लाइन में कैसा था वर्टिकल सिलेंडर, प्लेट वाला जो था सीट वाला था कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग उसमें भी सिलेंडर था, लेकिन हॉरिजॉन्टल सिलेंडर अंदर निकालना हो बाहर निकालना उसमें भी था। और आगे डिस्कशन होगा सिलिंड्रिकल चार्ज, अब सिलिंड्रिकल चार्ज में तो सिलेंडर ही लेना होगा, स्फेरिकल चार्ज में स्फीयर ही लेना होगा, और कुछ हो नहीं सकता। तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो बहुत आसानी से तुम इसको ध्यान रख सकते हो, याद रख सकते हो कि गॉसियन सरफेस हम लोग को कैसा लेना है, क्योंकि डेरिवेशन में सब इम्पोर्टेंट होगा। और इवन जेईई मेन एडवांस के क्वेश्चन में भी कभी कभी गॉस लॉ बेसिक से अप्लाई करके डिस्कशन करना पड़ जाता है, फॉर्मूला यूज नहीं आता, ठीक है। तो जहाँ वेरिएशन वगैरह रो वगैरह का होने लगता है वहाँ पे बेसिक से अप्लाई करना पड़ जाता है, इसलिए गॉसियन सरफेस लेना इंपॉर्टेंट है। तो मान लेते हैं कि स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यहाँ लेते हैं, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इस तरह से यहाँ पे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मिल रहा है। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कैसा होगा, ये रेडियली आउटवर्ड होगा या कुछ तिरछा होगा, इधर तिरछा होगा, ये सब हम लोग को डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैसा होगा, ठीक। पहली बात ये होगा। दूसरी बात, क्योंकि इसमें इंक्लोज चार्ज जीरो है, देखो ना इंक्लोज चार्ज कितना जीरो, सरफेस पे ना चार्ज है, क्यू इंक्लोज कितना जीरो। क्यू इंक्लोज जीरो का मतलब है, एक डिस्कशन जो हम लोग करते थे, नोट डाउन कर लो इसको, इंक्लोज चार्ज यहाँ पे जीरो है हमारा, तो सिंस क्यू enclosed inside the Q enclosed in Gaussian surface. Q enclosed है Gaussian surface में कितना है जीरो, Q enclosed Gaussian surface जीरो है। इसका मतलब Gaussian surface में E dot ds भी Gaussian surface है, गॉसियन सरफेस में E डॉट ds कितना होगा जीरो। अब E डॉट ds जीरो होने का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक जीरो होगा कंफर्म। तो बताया था ऐसा कोई गारंटी नहीं है, E डॉट ds जीरो मतलब इलेक्ट्रिक जीरो हो सकता है कि जीरो हो भी हो और नहीं भी हो सकता, हो सकता है कुछ जगह इलेक्ट्रिक जो E डॉट ds प्लस में हो, कुछ जगह E डॉट ds माइनस में हो। अब यहाँ से अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो, अगर सिमेट्रिकल हो तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर एक जगह आउटवर्ड है तो हर जगह आउटवर्ड होगा, क्योंकि ये पॉइंट में इधर है, इस पॉइंट में भी इधर ही होगा, इस पॉइंट में भी इधर ही होगा, हर पॉइंट में एक जैसा होगा ना। और अगर नॉन सिमेट्रिकल है तब तो रैंडम सा होगा। तो हम लोग अभी नॉन सिमेट्रिकल बात नहीं, अभी मान लेते हैं कि सिमेट्रिकल है, तब बात करेंगे नॉन सिमेट्रिकल में क्या कैसे हो सकता है। मान लेते हैं कि एक जैसा है, जब स्फीयर है एक जैसा चार्ज है तो हर पॉइंट तो सिमेट्रिक होगा, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक तिरछा हुआ तो यहाँ भी तिरछा होगा, यहाँ भी तिरछा होगा, हर जगह तिरछा होगा, जो भी कुछ एंगल पे होगा। तो अगर मान लो यहाँ पे फ्लक्स में ये कुछ ऐसे दिया, मान लो एरिया वेक्टर इधर होगा, ये एरिया वेक्टर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे हो रहा है, यहाँ अगर फ्लक्स पॉजिटिव हुआ तो हर जगह फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर यहाँ पे ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑप्टिक एंगल है तो हर जगह नेगेटिव हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि सारे प्लस मिलके जीरो हो जाए, सारे माइनस? क्योंकि यहाँ ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। ये जीरो कब होगा, या तो सब जीरो हो या कुछ प्लस हो कुछ माइनस। क्या यहाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ प्लस हो कुछ माइनस? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ज सिमेट्रिकल है तो या तो सब प्लस होगा या सब माइनस होगा। तो सब प्लस हो तब भी जीरो नहीं हो सकता टोटल, सब माइनस हो तब भी टोटल जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि सब जगह जीरो रहा होगा। तो इसका मतलब अंदर में इलेक्ट्रिक जीरो होता है, लेकिन उसको प्रॉपर रीजनिंग के साथ बताना है। ये नहीं कि चूंकि ऐसा बुक में लिखा हुआ रहता है क्योंकि E डॉट ds इक्वल टू जीरो देयरफॉर इक्वल टू जीरो सीधे, तो ये प्रॉपर रीजन नहीं है। E डॉट ds जीरो ठीक है, हो सकता है कुछ जगह प्लस हो कुछ जगह माइनस हो, तो उसको काउंटर करना पड़ेगा हम लोग के। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ जगह प्लस कुछ जगह माइनस नहीं हो रहा है। चूंकि सिमेट्रिकल है तो हर जगह या तो प्लस होगा या हर जगह माइनस होगा। अब चूंकि सारा प्लस मिलके कभी जीरो नहीं हो सकता या सारा माइनस मिलके कभी जीरो नहीं हो सकता। ये तभी पॉसिबल है जब सारा का सारा क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। सारा का सारा जीरो होगा तभी ये पॉसिबल है, ऐसे कोई पॉसिबल नहीं है। यही लैंग्वेज में लिखने वाले हैं, सिंस Q इज यूनिफॉर्मली, ध्यान रखोगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन,
डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तभी, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है, क्योंकि कुछ प्लस हो जाएगा कुछ माइनस होगा, मिल जाएगा। यूनिफॉर्म अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो हर पॉइंट एक जैसा हो गया, एक जगह प्लस होगा तो सब जगह प्लस होगा, एक माइनस होगा तो सब जगह माइनस होगा। मान लो नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ चार्ज ज्यादा है यहाँ चार्ज कम है, ये दोनों पॉइंट एक जैसा नहीं ना होगा, ये कम चार्ज ज्यादा चार्ज वाले से नजदीक हो गया, ये ज्यादा चार्ज वाले से दूर हो गया, तो एक जैसा तो पॉइंट होगा नहीं सब, तो फिर प्लस माइनस हो सकता है, फिर इलेक्ट्रिकल अंदर में आ सकता है, कुछ प्लस देगा कुछ माइनस। इलेक्ट्रिकल अंदर में जीरो तभी होगा जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कुछ पॉइंट पे जीरो हो कुछ पॉइंट पे नहीं हो, पॉसिबिलिटी है। सिंस Q is uniformly distributed on surface of sphere, therefore E dot ds at all points will either be पॉजिटिव और निगेटिव। सारे पॉइंट पे या तो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, सारे पॉइंट पे या पॉजिटिव होगा तो सब पे पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा तो सब पे निगेटिव होगा। ये चीज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ई डॉट डी एस जो है जीरो है, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये हो गया कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन गॉसियन सरफेस मस्ट बी, तो गॉसियन सरफेस जितना भी पॉइंट है सब पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? जीरो। इसका मतलब ये हुआ इन साइड में कोई भी पॉइंट रहे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड कितना होगा? जीरो। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता। कब? इफ Q जो है यूनिफॉर्म, Q यूनिफॉर्म होना चाहिए तब जाके होगा, ऐसे नहीं चार्ज उसको यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर Q नॉन यूनिफॉर्म होगा तो अंदर में इलेक्ट्रिक जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आउटसाइड पॉइंट के लिए लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा हो रहा है कि सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही नेचर का डायरेक्शन बनाएगा एरिया वेक्टर के साथ, जो भी रहा तो हर पॉइंट एक जैसा है, या तो सब जगह प्लस होगा या सब जगह माइनस होगा। तो सारा प्लस में कभी जीरो हुआ है ना सारा माइनस में जीरो, प्लस 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 जोड़ोगे जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक ही चीज हो सकता है, ऐसे केसेस में सब एक जैसा है तो सब जीरो सब एक जैसा हो गया, तो सारा जीरो रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे जीरो होगा तभी जाकर पॉसिबल है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर 90 डिग्री बनाने वाला नहीं है टेंजेंट की ओर, और तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना नहीं है हर जगह टेंजेंट की ओर बने, ऐसे भी नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैल्यू होगा हर जगह जीरो होगा, परजेंस ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का, ईच एंड एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने बराबर है? जीरो बराबर। इन साइड आउटसाइड की बात करते हैं, आर ग्रेटर देन इक्वल टू, आउटसाइड में जो गॉस लॉ है उसी को डिस्कस करेंगे स्फेरिकल सरफेस लेकर के। आउटसाइड में लेके चल रहे, अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? एरिया वेक्टर एरिया आउटवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ऐसे होगा सीधे या तिरछा होगा। अब देखो सिमेट्रिकल है तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देगा तो ये वाला पॉइंट ऐसे देगा तो कैंसिल आउट के इधर ही ना आने वाला है। तो अगर उसको स्मॉल पार्ट लेके देखोगे, यहाँ पे कोई भी स्मॉल पार्ट लेकर इस पॉइंट पे सिमेट्रिकल ले लो, यहाँ पे स्मॉल कहीं भी ले लो, ये स्मॉल एरिया लिए, इसका भी ऐसे ही स्मॉल एरिया ले लो, सेम एंगल। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डी है, उतना ही इलेक्ट्रिक इसके कारण भी होगा, सेम एंगल पे सेम चार्ज होगा। तो क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है, ये एंगल कुछ भी मान लो यहाँ पे अल्फा, तो क्या ये वैल्यू कैंसिल आउट होगा? जब ये कैंसिल आउट होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में मिलेगा,
तो ये ध्यान रखोगे कि जो यूनिफॉर्मली क्यू यूनिफॉर्म है तब न जाके दोनों चार्ज एक नेचर का होगा कहीं भी लोगे तो जब क्यू यूनिफॉर्म हो तो क्यू जो है कैसा है यूनिफॉर्म। तो ध्यान रखोगे ये सब डिस्कशन यूनिफॉर्म के लिए। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो तो ये सब फार्मूला लगने वाला नहीं है, इनसाइड इलेक्ट्रिकल जीरो या बाहर में जो भी फार्मूला लगाएंगे पॉइंट चार्ज वाला आने वाला एक्चुअल में वो सब लगने वाला नहीं है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला किधर मिलने वाला है रेडियल, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल हो गया। एरिया वेक्टर जो होगा इसमें इसी डायरेक्शन में होगा रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक रेडियल डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक इस डायरेक्शन में आने वाला नेट इलेक्ट्रिक इस डायरेक्शन में आने वाला। अब वही जो पॉइंट चार्ज वाला जैसे निकालना था उसी तरह निकाला था उसी तरह से निकाल लेना है। E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये ना वैल्यू होता है। E डॉट डी एस होता है क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू निकालो जब कितना है E डॉट डी एस E इंटू डी एस इंटू कॉस 0 डिग्री, हर पॉइंट पे कॉस 0 एंगल 0 डिग्री है और जो इनक्लोज चार्ज जो क्यू के बराबर है। चूंकि इलेक्ट्रिक में हर पॉइंट पे तो बराबर होने वाले मैग्नीट्यूड वाइज दूरी सेम है सिमेट्री ई बाहर हो गया इंटीग्रेशन हो जाएगा डीएस का क्यू डिवाइड बाय डीएस का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये कितना एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का एरिया पूरे चारों तरफ से ढकना है, स्फीयर को स्फीयर से ढक रहा है। ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर दूरी आर हो इक्वल टू क्यू बाई कितना आ जाएगा, क्या वही फॉर्मूला आया इलेक्ट्रिक लो होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और आर स्क्वायर ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला हो जाएगा कितना के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो पॉइंट चार्ज ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज इस तरह से मान लेना है कि पूरे चार्ज को कहाँ पे रख देना है सेंटर पे, ये जूम कर लेना है चार्ज एट सेंटर ऑफ द स्फीयर के सेंटर पे चार्ज रख देना उसके अकॉर्डिंग बाहर लगेगा। कब, जब बाहर का निकालना हो यदि अंदर में वैसे काम करेगा बाहर में और क्यू यूनिफॉर्म हो तो आउटसाइड के लिए और क्यू जो है कैसा है यूनिफॉर्म, क्यू यूनिफॉर्म और आउटसाइड के लिए इन साइड में क्या हो जाएगा जी, बाहर में क्या होगा के क्यू आर उसका। बहुत आसान फॉर्मूला है, बाहर में पॉइंट चार्ज का के क्यू आर उसका दूरी कहाँ से लेना है सेंटर से, आर दूरी कहाँ से सेंटर से। तो ध्यान रखोगे आर जो है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सरफेस नहीं है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। कहाँ से दूरी लेना सेंटर से दूरी लेना। फॉर्मूला पॉइंट चार्ज वाला इन साइड में 0 ही रहा। इसका ग्राफ ड्रॉ करो, आसान सा ही ग्राफ होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए इसके ग्राफ में। अंदर में कितना है ये सरफेस हुआ था, अंदर में 0 हुआ तो 0 का कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं होता। इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस, जहाँ ग्राफ जो है कंटिन्यूअस हो, मतलब कहीं कोई ब्रेकेज ना हो तो उसको कंटिन्यूअस ग्राफ बोलते हैं। जहाँ ब्रेकेज हो गया उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। जैसे अभी ग्राफ था ऐसे था, ये गया और ऐसे हो गया, मान लो यहाँ से नहीं जाता, थोड़ा ऊपर से जाता, थोड़ा नीचे जाता, या ऐसे कहीं भी कैसे चला जाए, कुछ भी जाए, यहाँ से स्टार्ट हो गया कहीं और से स्टार्ट हो गया, कैसे भी जाए उस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। तो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस का इतना ही डिस्कशन है, उसी तो मैथमेटिकली फिर मैथ में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो ग्राफ यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ वैल्यू 0 है, 0 को इस तरह से मोटा करके दिखा देते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और सरफेस भी अचानक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो सरफेस के जस्ट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जस्ट बाहर कितना होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अचानक से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा। उसके बाद क्या होगा देखो 1 बाई आर स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है 1 बाई आर। आर 0 पे ये इन्फिनिटी हुआ, या आर इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा, आर इन्फिनिटी पे 0 होगा, ऐसे जाता। तो उसमें से ये वाला ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो ये जो ग्राफ होता है ऐसे y इक्वल टू सम कांस्टेंट बाई एक्स या 1 बाई एक्स हम बोल सकते हैं। इवन x ले लो या 1 बाई एक्स स्क्वायर ले लो या x की ले लो, सबका ग्राफ रफली यही होगा। तो रफली यही नेचर का ग्राफ हो जाता है। तो ग्राफ जो होगा यहाँ पे ऐसे
तो 1/r² होगा, तभी ग्राफ कोई नहीं चलता होगा। तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिकल जीरो, यहाँ अचानक चेंज किया, ये डिसकंटिन्यूअस हुआ और देन इलेक्ट्रिकल घटते घटते जीरो हो गया। ये डिस्कशन हो गया किसका? हॉलो स्फीयर का। कहाँ का? इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। इनसाइड में इलेक्ट्रिकल कितना? जीरो। बाहर में कितना? पॉइंट जैसा। दूरी कहाँ से लेना है? सेंटर से। कब के लिए वैलिड है? जब क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये सब चीजें हमेशा ध्यान रखना है, एकदम रटा होना चाहिए। कब के लिए फार्मूला है, तो कोई भी फार्मूला कब वैलिड है कब नहीं वैलिड है, तो ये सब पता होना चाहिए। नहीं फार्मूला याद है, उसका एप्लीकेशन ही नहीं, इसी बोलते हैं एप्लीकेशन नहीं पता है। ये फार्मूला तो याद है, लेकिन फार्मूला किस मैनर में वैलिड है, किस मैनर में नहीं वैलिड है, ये पता ही नहीं है, तो अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। ये पता होना चाहिए। और एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोई भी फार्मूला अप्लाई पता है, उसके सारे डिस्कशन पता है, लेकिन क्वेश्चन तुम नहीं प्रैक्टिस करोगे तो फिर तुमसे फिर वो अप्लाई होने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन करोगे, मान लो 4 क्वेश्चन किए, हो सकता है 2 में हो जाए, यानी कि तुरंत सब में नहीं होगा, 2 में होगा, 2 में नहीं हुआ, तो फिर उसको प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करते करते तुमको लगेगा कि 90%, 80-90% क्वेश्चन वहां से अप्लाई हो जा रहा है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 95% क्वेश्चन में तुम्हारा एप्लीकेशन हो जा रहा है। और प्रैक्टिस करते रहोगे तो हो सकता है ऐसा। मोर देन 80% अचीव करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो मोर देन 80% इसका मतलब अचीव हो जाता है। कि 10 क्वेश्चन किए तो 8 में तो एकदम निकाल ही लेंगे, 1-2 क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, लोग आ जाते हैं सॉलिड पे। और सॉलिड में क्या? कंडक्टिंग की नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग में तो यही फॉर्मूला लगेगा, सॉलिड कंडक्टिंग में भी हमें डिस्कशन करना सॉलिड नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो सॉलिड तो है, लेकिन कैसा है? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो यूनिफॉर्मली लेना होगा इसमें। और डिस्कशन जो है रो पे चलने वाले हैं। टोटल चार्ज मान लें क्यू के बराबर है, और रेडियस आर है, और डेंसिटी जो है रो है। तो रो और क्यू में रिलेशन निकाल सकते हो। तो रो जो होगा क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू होगा। चार्ज कोऑर्डिनेट वॉल्यूम से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। रो कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है रो उस केस में कि टोटल चार्ज की आर दूरी पे इनसाइड आउटसाइड निकालना। आउटसाइड में कोई फार्मूला में चेंजिंग नहीं होने वाला, क्योंकि टोटल चार्ज क्यू है, तो तुम बाहर में हो तो क्या फर्क पड़ने वाला है कि सॉलिड था कि हॉलो था। टोटल चार्ज जो है इंक्लोज चार्ज तो ही नहीं रहेगा, डिस्कशन ही होगा। तो आउटसाइड के लिए वही फार्मूला रहने वाला है, 4r ग्रेटर इक्वल टू कैपिटल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? AQ/r²। डेरिवेशन करना हो तो इस तरह से गॉसियन सर्फेस मान करके कर सकते। 4r लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर। अंदर के लिए क्या होगा? तो अंदर के लिए तो वहाँ 0 था, लेकिन यहाँ 0 नहीं होने वाला क्योंकि चार्ज है। तो अंदर के लिए हम लोग को गॉसियन सर्फेस यहाँ बनाते हैं अंदर में। क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा रेडियली आउटवर्ड ही होगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? इनवर्ड। तो डिपेंड करेगा प्लस है कि माइनस। प्लस में तो बाहर की ओर होता है, माइनस में अंदर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा तुम्हारा यूनिफॉर्म होने का रेडियली आउटवर्ड होगा, और एरिया वेक्टर जो है वो भी इधर ही रहेगा। तो डिस्कशन यही होने वाला है, E.ds इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइड बाय सेवन। ये ना रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल हर जगह सेम होने वाला है। इलेक्ट्रिकल तो बाहर भी कर सकते हैं, E/ds। और एंगल कितना होगा? cos 0 डिग्री। Q इनसाइड डिवाइड बाय सेवन। Q इनसाइड किसके बराबर होगा ये देख लेते हैं। क्या टोटल Q के बराबर होगा क्या? नहीं। इतना ही में हम लोग को निकालना इस R रेडियस में। तो R रेडियस में निकालना तो क्या होगा? डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यू। वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। तो ना डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करोगे तब ना चार्ज इंक्लोज निकलेगा। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब इस E को बाहर कर लो, और डिस्कशन केवल इस एरिया का करना है। यहाँ पे अभी इस एरिया का इंडिकेशन करना है। यहाँ क्लोज सरफेस रहेगा, और इधर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई रो आर क्यू। यहाँ ऑप्शन ये वैल्यू होगा।
इसका निकालो कितना आएगा एरिया का। अब देखो एरिया का इंडिकेशन है तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ये एरिया का इंडिकेशन है। अच्छा ये वॉल्यूम था, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करोगे तब ना चार्ज होगा, ये रो थोड़े है, सॉरी सिग्मा थोड़े है, सिग्मा रहेगा तब ना एरिया करते, रो है तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना होगा। और चूंकि एरिया का इंडिकेशन है यहाँ एरिया का लेना 4 पाई आर स्क्वायर, ध्यान रखो यहाँ होगा 4 पाई आर स्क्वायर फुट, यहाँ पुट हो 4/3 पाई आर क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड ये पुट कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 4 पाई रो आर क्यूब डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन। 4 पाई से 4 पाई हट गया, आर स्क्वायर एक आर बचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आ जाएगा रो आर बाई। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फार्मूला है इम्पोर्टेंट फार्मूला है रो आर बाई 3। तो अंदर में इलेक्ट्रिक कितना होगा रो आर बाई 3 एप्सिलॉन। इसको के में भी कन्वर्ट, क्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हो। क्यू में कितना होगा, क्यू में कन्वर्ट करोगे, क्यू में भी चलो कन्वर्ट कर देना। इलेक्ट्रिक फील्ड रो कितना है क्यू बाई 4/3 पाई आर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन, ये ना होगा वैल्यू 3 से 3 कैंसिल आउट होने वाला, और 3 इंटू 3 9 मत कर देना, एक्चुअल में ये पूरा का पूरा नीचे में आएगा। तो क्यू आर बाई 4/3 पाई आर क्यूब, वही होगा 3 एप्सिलॉन, ऐसे होगा, यानी कि 3 इंटू 3 9, 3 से 3 कैंसिल आउट। तो रीअरेंज करो तो देखो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू आर बाई आर क्यू है क्यू आर बाई आर क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर वैल्यू होगा। तो आंसर देखोगे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर ही है, लेकिन ऊपर में चूंकि स्मॉल आर है तो नीचे में तो आर क्यू होना चाहिए, ऐसे भी याद रख सकते हो कि ऊपर में स्मॉल आर है, लीनियर वेरिएशन होता है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो लीनियर वेरिएशन है। इससे पहले भी लीनियर वेरिएशन था इनसाइड वाला में, इनसाइड वाला में मोस्टली लीनियर वेरिएशन होता है जब रो कांस्टेंट होता है, तो मोस्ट ऑफ द डिस्कशन में ही रहता है, तो ये भी ध्यान रख सकते हो। तो अगर लीनियर वेरिएशन है तो ऊपर आ रहा है तो नीचे तो आर क्यू होना चाहिए, ये ऊपर वेरिएबल है तो नीचे तो कांस्टेंट वाला ही ना आर होगा, तब डायमेंशनली करेक्ट होगा। ग्राफ कैसा होगा, तो अंदर में तो लीनियर वेरिएशन है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो अंदर में तो लीनियर वेरिएशन, और बाहर में कैसा है, बाहर में क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये ना फॉर्मूला था बाहर में क्या फॉर्मूला था के क्यू बाई आर स्क्वायर। देखो दोनों कंटिन्यूअस है, यहाँ भी कैपिटल आर पुट करोगे तो के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये भी होगा के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो कंटिन्यूअस है। और बाहर में ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो कंटिन्यूअस ग्राफ होगा, और ये वैल्यू क्या होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, कहाँ है स्मॉल आर, तो लीनियर वेरिएशन होगा, देन फिर कंटिन्यूअस ऐसा वेरिएशन होगा। तो देखो ऐसे डिस्कशन में क्या होगा कि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पॉइंट मिलेगा, एक इनसाइड पॉइंट एक आउटसाइड पॉइंट, दो जो मिलने वाला है, तो दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिल सकता है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो, रेस्ट डिस्कशन हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और जो क्वेश्चन हो इसके अभी डेरिवेशन और है, सिलेंडर वाला डेरिवेशन है, तो सिलेंडर वाला डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।